नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ मई 2000 के मंथली मैगजीन के साथ। दो स्तंभ इसके हम समाप्त कर चुके हैं। दो बड़े बड़े जो इसके कॉलम्स थे वो मतलब जो दो बड़े बड़े स्तंभ थे, राज व्यवस्था एवं शासन यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस को समाप्त कर दिया है। एक वीडियो में ये समाप्त कर दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसको हमने काफ़ी वीडियोज़ में जो हैं अलग अलग छोटे छोटे वीडियोज़ में हमने इसको समाप्त किया है। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, इकॉनमी, इसका थर्ड जो बड़ा पिलर है उसको समझेंगे। तो अर्थव्यवस्था इकॉनमी पढ़ रहे हैं हम। पहला बिंदु है प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023। कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 क्या है और क्यों सुर्खियों में है, समझते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 को लागू कर इसके कई प्रावधानों को अधिसूचित किया है। इस संशोधन अधिनियम के जरिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन किया गया है। 2002 जो है वो कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम था, उसमें संशोधन करके प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 लाया गया है। सबसे पहले संशोधन अधिनियम को प्रतिस्पर्धा अधिनियम को समझते हैं 2002 वाले को। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के बारे में समझें तो इस अधिनियम ने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार MRTF अधिनियम 1969 की जगह ली। तो ये MRTF जो था एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, उसकी जगह जो है ले ली इसने, जिसको हम प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 कहते हैं। और उस प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 वाले में संशोधन अब हुआ है 2023 में, इसको हमें समझना है। यहाँ पे जो एकाधिकार और जो है वो है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। MRTF एक्ट जो है ये 1969 का ये है एक्ट। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। हिंदी में इसको अगर हम कहें तो इसको कहते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा नहीं एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार MRTF। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज अधिनियम 1969 की जगह जो है इस प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने ली है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI जिसको हम कहते हैं, कमीशन फॉर कॉम्पिटिशन इन इंडिया, CCI जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए, तो ये है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये CCI फुल फॉर्म हो गई। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 जो आया था, इससे भारत में आयोग की बात हुई है स्थापना की, और वो आयोग कौन सा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI की स्थापना का प्रावधान है। ये जो अधिनियम 2002 वाला ये अधिनियम प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों तथा बाजार और कॉरपोरेट जगत में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग पर रोक लगाता है। इसके अलावा इस अधिनियम में समुच्चयों के विनियमन यानी रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस का प्रावधान है। ये अधिनियम ऐसे कॉम्बिनेशंस यानी समुच्चयों, ये जो अधिनियम है ऐसे समुच्चयों के अधिग्रहण या खरीद या किसी कंपनी द्वारा उद्यम पर नियंत्रण, विलय या समामेलन पर रोक लगाता है जिनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर वास्तविक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या पड़ने की संभावना है, ठीक है। नोट बाजार या कॉरपोरेट जगत में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। पहला, वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री में भेदभावपूर्ण शर्तें। दूसरा, वस्तु विनिर्माण या सेवाओं को रोकना। तीसरा, किसी प्रतिस्पर्धी कंपनी या उद्यम को बाजार में पहुंचने से रोकने वाली कार्य पद्धतियों में शामिल होना। तो ये है प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023। 2002 में संशोधन किया गया। 2002 वाला जो नियम है उसने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार यानी कि मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है उस अधिनियम उस एक्ट 1969 वाले की जगह 2002 ने ली। उस 2002 वाले में संशोधन अब किया गया है। 2002 वाले इस
एक्ट में, इस अधिनियम में सीसीआई की स्थापना की बात की गई है, यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई की स्थापना की बात की गई है। अब हम समझते हैं अधिनियम में संशोधित की गई परिभाषाएं। कॉम्बिनेशंस या समुच्चयों यानी कॉम्बिनेशंस की परिभाषा को संशोधित किया गया है। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम सीएए यानी कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट, तो सीएए में 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के लेन देन वाले कॉम्बिनेशंस की परिभाषा का विस्तार किया गया है। इसमें उद्यमों का विलय, खरीद या अधिग्रहण या समामेलन शामिल हैं। कॉम्बिनेशंस की मंजूरी की समय सीमा में कमी की गई है, ठीक है, इसे 210 दिन से घटा करके 150 दिन में कर दिया गया है। इसके अलावा सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन फॉर इंडिया या कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई के लिए अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वह किसी कॉम्बिनेशंस को लेकर 30 दिनों के भीतर प्रथम दृष्टया या राय व्यक्त करे। ऐसा नहीं करने पर समुच्चय को अनुमोदित अथवा मंजूरी प्राप्त नहीं माना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं करने पर समुच्चय को अनुमोदित माना जाएगा, मंजूरी प्राप्त माना जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशंस के वर्गीकरण के लिए कंट्रोल यानी नियंत्रण को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा संशोधन अधिनियम के जरिए नियंत्रण कंट्रोल की परिभाषा को संशोधित किया गया है। इसके अनुसार कंपनी या उद्यम के प्रबंधन, आंतरिक या बाह्य मामलों या रणनीतिक व्यावसायिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित करने की क्षमता को नियंत्रण समझा जाएगा। हब एंड स्पोक अरेंजमेंट को शामिल करने के लिए व्यापारिक संघों के दायरे का विस्तार किया गया है। कई कंपनियां समान या एक जैसी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं होती हैं। यदि ऐसी कंपनियां हब एंड स्पोक अरेंजमेंट के लिए किसी समझौते में शामिल होती हैं या शामिल होने की इच्छुक हैं तो उन्हें कार्टेलाइजेशन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कार्टेलाइजेशन क्या है? कार्टेलाइजेशन ऊपरी स्तर पर मिलीभगत या संघ बनाकर प्रतिस्पर्धा रोधी कार्य करना। हब एंड स्पोक अरेंजमेंट क्या है? वस्तुतः ऊपरी स्तर यानी कि हब पर मिलीभगत कर आपूर्तिकर्ता या खुदरा विक्रेता स्तर या निचले स्तरों यानी स्पोक पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें अपने अनुसार नियंत्रित करने की एक व्यवस्था है हब एंड स्पोक अरेंजमेंट। हब और स्पोक दोनों को रोकती है। हब यानी ऊपरी स्तर पर और स्पोक यानी निचले स्तर पर। शिकायत निवारण और दंड व जुर्माना संबंधी प्रावधान। पहला, शिकायत करने की समयावधि। जिस दिन कोई प्रतिस्पर्धा रोधी कार्य हुआ है या उसके बारे में पता चला है उस दिन से लेकर अगले 3 साल के भीतर सीसीआई के समक्ष प्रतिस्पर्धा रोधी आचरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। हालांकि सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे तो इस समयावधि का पालन न करने वाले शिकायतकर्ता को विलंब के लिए क्षमा कर शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा दूसरा है जुर्माने की राशि में वृद्धि। झूठे बयान देने, महत्वपूर्ण सूचनाओं को छिपाने के लिए जुर्माना 1 करोड़ रुपये से बढ़ा करके 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। तीसरा है वैश्विक टर्नओवर यानी कारोबार के आधार पर जुर्माना। प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों और बाजार या कॉरपोरेट जगत में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग के लिए दोषी व्यक्ति को उसके वैश्विक टर्नओवर के आधार पर दंड दिया जाएगा। दोषी व्यक्ति या उद्यम के वैश्विक टर्नओवर की गणना उसके सभी उत्पादों या सेवाओं के आधार पर की जाएगी। अपराधों का शमन यानी कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेज। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़कर कुछ अपराधों के शमन की भी अनुमति दी गई है। सामान्यतया अपराधों के शमन का आशय दोषी को जेल न भेजने से है। इसके तहत कई बार अपराधी को चेतावनी देकर या जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में किसी अपराध का शमन ये दर्शाता है कि जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है उसने मुकदमेबाजी की प्रक्रिया से बचने के लिए अभियुक्त आरोपी से कुछ मुआवजा प्राप्त किया है। मुआवजा का मतलब क्या है? जो मौद्रिक प्रकृति का नहीं है वो। उदार प्रावधान क्या है? संशोधन अधिनियम में कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया है। यदि किसी कार्टेल की जांच में शामिल कोई पक्ष नियमों के उल्लंघन के मामले में अपनी गलती मान लेता है या सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने किसी दूसरे अज्ञात कार्टेल के बारे में सही और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करता है तो सीसीआई को यह अधिकार सौंपा गया है कि वे जांच में सहयोग करने वाले कार्टेल पर कम जुर्माना लगाए। कुछ अपराधों का डिक्रिमिनलाइजेशन।
प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम में कुछ अपराधों के लिए कैद की सज़ा को आर्थिक दंड के रूप में बदल दिया गया है। इन अपराधों में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों के संबंध में सीसीआई के आदेशों और महानिदेशक के निर्देशों का पालन नहीं करना। दूसरा, बाजार या कॉरपोरेट जगत में मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करना। तो ये दोनों इसमें शामिल हैं अपराधों में। ठीक है, अपराधों के लिए सज़ाएँ दी जा सकती है। अब हम समझेंगे प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 के अन्य प्रावधान। इसके अन्य प्रावधानों में हम बात करेंगे सबसे पहले प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यवाहियों में निपटान, सेटलमेंट और प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट की व्यवस्था यहाँ पर है। मूल अधिनियम में ये प्रावधान है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में मूल अधिनियम में प्रावधान है कि सीसीआई प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों करने वाले उद्यमों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। हालांकि संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में सीसीआई किसी जांच की कार्रवाई को रोक सकता है। यदि उद्यम के मामले के निपटान की पेशकश मामले के निपटान की पेशकश करे, इसके लिए विनियमों के जरिए तय की गई राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि कोई उद्यम इस संबंध में प्रतिबद्धता जाहिर करे जो ठोस या व्यावहारिक हो। इसके अलावा जो अन्य प्रावधानों में शामिल है वो है ओपन ऑफर, खुले प्रस्ताव को लागू करना, शेयरों की खरीद वगैरह। तो संशोधन अधिनियम के अनुसार सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की मंजूरी से पहले कोई भी उद्यम या कंपनी ओपन ऑफर को लागू कर सकती हैं या शेयरों प्रतिभूतियों की खरीद कर सकती है। हालांकि ऐसे लेन देन को किसी विनियमित स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। जब तक सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे खरीद के लिए अपनी मंजूरी नहीं दे देता, तब तक इन्हें खरीदने वाले को निम्नलिखित अनुमति नहीं होगी। खरीदार जो होता है वो शेयरों के मामले में स्वामित्व या लाभकारी अधिकार या मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। खरीदार न तो कोई लाभांश ले सकता है और न ही कोई अन्य लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा इस अधिनियम में अन्य बिंदु में महानिदेशक भी शामिल हैं। डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति भी इसमें शामिल है। संशोधन अधिनियम के अनुसार महानिदेशक की नियुक्ति अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई द्वारा की जाएगी। इसके लिए सीसीआई को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। इससे पहले महानिदेशक को नियुक्ति करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास थी। ठीक है, अब सीसीआई के पास हो जाएगी। अधिनियम से जुड़ी कुछ चिंताएं बात करेंगे और फिर नए संशोधन का महत्व भी समझेंगे। तो अधिनियम से जुड़ी चिंताओं को सबसे पहले जान लेते हैं। अधिनियम से जुड़ी चिंताओं में पहली चिंता है सीसीआई के साथ व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पक्षकारों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा लेन देन की राशि को लेकर जो नई सीमा तय की गई है उससे सीसीआई के पास दर्ज किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके अलावा पक्षकारों के साथ साथ सीसीआई पर भी समय संबंधी दबाव बढ़ जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रभाव यानी कि मेटेरियल इन्फ्लुएंस यानी लेन देन का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन जैसी अवधारणाओं की व्याख्या में अस्पष्टता भी एक चुनौती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस अधिनियम में कौन कौन सी चिंताएं हैं। अधिनियम कौन सा है? तो अधिनियम ये है प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023। 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम को संशोधित किया गया है। ठीक है, और 2002 वाला अधिनियम जो है एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार की जगह उसने ली थी 2002 वाले ने। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस MRTP। तो सीसीआई के साथ यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पक्षकारों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा लेन देन की राशि को लेकर जो नई सीमा तय की गई है उससे सीसीआई के पास दर्ज किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके अलावा पक्षकारों के साथ सीसीआई पर भी समय संबंधी दबाव बढ़ जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रभाव लेन देन का मूल्य जो है लेन देन का मूल्य है इस जैसे अवधारणाओं की व्याख्या में अस्पष्टता भी एक चुनौती बनी हुई है। अब नए संशोधनों का महत्व समझते हैं। इसका महत्व एक तो शीघ्र मंजूरी को देख करके है। इसके अलावा उचित प्रतिस्पर्धा को देख करके भी इसका महत्व है। इसके अलावा अधिक दंड जो है इसके आधार पर भी इसका महत्व समझ सकते हैं और क्षेत्राधिकार के आधार पर भी महत्व समझ सकते हैं। फिर और इसके अलावा मामलों का जल्द समाधान होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है। तो इसका महत्व किसको लेकर के हैं? इन बिंदुओं को लेकर के है। पहला है शीघ्र मंजूरी। कॉम्बिनेशंस की मंजूरी के लिए अधिकतम समय सीमा में कमी करने से मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज़ हो गई है।
उचित प्रतिस्पर्धा 2000 करोड़ रुपए की सीमा से अधिक के लेन देन के लिए सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। इस तरह के संशोधन अधिनियम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं या करता है कि बड़े पैमाने पर विलय और अधिग्रहण या खरीद से जुड़े लेन देन में से कोई प्रतिस्पर्धा रोधी कार्य न हो और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता रहे। अधिक दंड वैश्विक टर्नओवर के आधार पर दंड के निर्धारण के परिणाम स्वरूप अब प्रतिस्पर्धा रोधी कार्रवाई में शामिल मल्टी प्रोडक्ट कंपनियों के लिए अधिक दंड निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार कठोर दंड के प्रावधान से कानून का भय बना रहेगा और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। इसके अलावा क्षेत्राधिकार देखें तो ज्यूरिडिक्शन इसमें वृद्धि हुई है, क्षेत्राधिकार में वृद्धि हुई है। समझौता मूल्य सीमा यानी कि डील वैल्यू थ्रेशोल्ड को लागू करने साथ ही नियंत्रण के लिए इस सीमा को शिथिल करने से लेन देन की संख्या में वृद्धि होगी। इस वृद्धि की गणना जो है सीसीआई के विलय नियंत्रण क्षेत्राधिकार यानी कि मर्जर कंट्रोल ज्यूरिडिक्शन के तहत की जाएगी। इसके अलावा मामले का जल्द समाधान भी इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। निपटान और प्रतिबद्धता संबंधी प्रावधानों को शामिल करने से प्रतिस्पर्धा रोधी कार्यक्रम यथाशीघ्र समाधान उसका निकल पाएगा या यथाशीघ्र समाधान करना संभव होगा। निष्कर्ष ये है कि ये संशोधन जो किया गया 2002 वाले नियम में, जिसको हम प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम कह देते हैं, ये उपयुक्त संशोधन दूरदर्शी है और प्रतिस्पर्धा संबंधी नियम कानून से जुड़े भविष्य के मुद्दों को निपटाने में सक्षम होगा। हालांकि इसमें अभी तक इसमें कुछ और सुधार किए जा सकते हैं। इसके लिए अधिनियम से संबंधित सभी अस्पष्टताओं को दूर करना होगा। साथ ही संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के आसान एवं प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने के लिए सरल प्रक्रियाओं का निर्माण भी करना होगा। एक बिंदु है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट LIBOR पर निर्भरता की समाप्ति। तो ये इकोनॉमिक्स वाले इस पिलर का दूसरा बिंदु है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट पर निर्भरता की समाप्ति यानी कि ट्रांजैक्शन फ्रॉम लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट LIBOR, इसको हम कहते हैं लाइबोर कह सकते हैं। तो लाइबोर जो ये है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट पर निर्भरता की समाप्ति यानी कि ट्रांजैक्शन फ्रॉम लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लाइबोर सुर्खियों में क्यों है? ये लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट जो है उस पर निर्भरता की समाप्ति हो गई, ये सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों और RBI द्वारा विनियमित अन्य संस्थाओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में RBI ने 1 जुलाई 2023 से लाइबोर से पूर्णतः बाहर निकलने के लिए कदम उठाने हेतु कहा, मतलब बाहर निकलने के लिए कदम उठाने हेतु इसमें इस एडवाइजरी में कहा गया है। सबसे पहले समझते हैं कि लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट यानी कि लाइबोर क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इसमें हम 2 बिंदु से समझेंगे इसको, एक तो बेंचमार्क दर और एक विनियमन। लाइबोर एक वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है। सरल शब्दों में लाइबोर का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर ब्याज दर को तय करने के लिए एक बेंचमार्क यानी कि संदर्भ दर के तौर पर किया जाता है। इसी दर पर प्रमुख वैश्विक बैंक अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे को ऋण देते हैं और ये ऋण अल्पावधि के लिए दिए जाते हैं। लाइबोर के बारे में दूसरा बिंदु है विनियमन। 2014 से पहले लाइबोर को ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन यानी कि BBA द्वारा तय किया जाता था। बाद में बेंचमार्क के रखरखाव को UK फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी FCA के दायरे में लाया गया। तो ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन BBA तय करता था लाइबोर को। लाइबोर यानी कि लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट ट्रांजैक्शन फ्रॉम है, तो ये लाइबोर बन गया। गणना देखें तो इस लाइबोर की गणना कैसे की जाती है? 31 दिसंबर 2021 से पहले लाइबोर की गणना 5 मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक और जापानी येन के लिए की जाती थी।
इसके अलावा इसकी गणना इनमें से प्रमुख मुद्रा के संबंध में 7 अवधियों यानी ओवरनाइट, स्पॉट, नेक्स्ट, इसके अलावा 1 सप्ताह, इसके अलावा 1 महीना, इसके अलावा 2 महीना, इसके अलावा 3 महीना, इसके अलावा 6 महीना और 12 महीने के लिए की जाती थी। मार्च 2021 में इसे चरणबद्ध रूप से वापस लेने की घोषणा कर दी गई थी, जिसके बाद केवल यूएस डॉलर आधारित लाइबोर को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। बेंचमार्क के रूप में लाइबोर क्या है? इसका ओवर द काउंटर बाज़ारों में वैश्विक स्तर पर एक्सचेंजों पर फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप और अन्य डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों में व्यापार करने हेतु बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वाणिज्यिक उत्पादों जैसे फ्लोटिंग रेट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसके अलावा वेरिएबल रेट मार्गेज आदि के लिए किया जाता है। कई सारे उपभोक्ता ऋण उत्पाद भी इस बेंचमार्क दर के रूप में उपयोग करते हैं। मार्गेज, क्रेडिट कार्ड, छात्र ऋण आदि उपभोक्ता ऋण उत्पादों के उदाहरण हैं। अन्य तथ्य देखें तो लाइबोर और मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट यानी कि माई4, लाइबोर और माई4 का इस्तेमाल 30 जून 2023 तक चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा। 2023 तक माई4 घरेलू ब्याज दर के लिए एक बेंचमार्क है। इसे वर्तमान में फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि FBIL द्वारा जारी किया जाता है। बैंकों, वित्तीय संस्थानों यानी कि FI जो हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनको ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि उनके ग्राहकों द्वारा किया गया कोई भी नया ट्रांजैक्शन या किसी ट्रांजैक्शन का मूल्य निर्धारण अमेरिकी डॉलर आधारित लाइबोर या माई4 पर निर्भर न हो। गौरतलब है कि 2014 में ब्रिटिश वित्तीय अधिकारियों को एक जांच से ये पता चला था कि कुछ बड़े बैंकों ने गलत डेटा प्रदान करके संदर्भ पर रेफरेंस रेट को ज़्यादा या कम किया है। इस हेरफेर के बाद ये आवश्यक हो गया है कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली में लाइबोर का उपयोग समाप्त किया जाए। लाइबोर से वैश्विक निर्भरता की समाप्ति की आवश्यकता क्यों है, ये समझते हैं। तो लाइबोर से वैश्विक निर्भरता की समाप्ति क्यों है, ये समझेंगे। तो इसको कई बिंदुओं पर समझते हैं। वैश्विक निर्भरता की समाप्ति लाइबोर से क्यों है? इसका पहला बिंदु बैंकों पर निर्भरता, इसमें हेरफेर, इसमें 2008 के वित्तीय संकट में भूमिका, ये सब चीज़ें जो हैं इसको आवश्यक बनाती हैं। देखिए, बैंकों पर निर्भरता, इस प्रणाली का मुख्य दोष ये था कि लाइबोर इस बात के लिए बैंकों पर बहुत अधिक निर्भर थी कि अपने व्यवसायिक हितों की उपेक्षा करते हुए अपनी रिपोर्टिंग के प्रति ईमानदारी बरते। इसके अलावा हेरफेर यानी कि इसमें मैनिपुलेशन किया गया है। 2012 में लाइबोर के निर्धारण से जुड़े एक बड़े हेरफेर की व्यापक जांच की गई है। इस जांच में पाया गया है कि कई बैंक लाभ के लिए लंबे समय से लाइबोर दरों में हेरफेर कर रहे थे। 2008 के वित्तीय संकट में भूमिका, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप CDS का उपयोग और दुरुपयोग 2008 के वित्तीय संकट के प्रमुख कारकों के में से एक था। उस समय CDS की दरें लाइबोर का उपयोग करके निर्धारित की गई थीं। लाइबोर पर निर्भरता को खत्म करने से भारत को मिलने वाले अतिरिक्त लाभ क्या हैं? अतिरिक्त लाभ में है वित्त पोषण की लागत में कमी आएगी, ऋण देने की लागत में भी कमी आएगी। इसके अलावा अधिक प्रतिस्पर्धा। समझते हैं कि करके वित्त पोषण की लागत में कमी, लाइबोर पर निर्भरता की समाप्ति परिणामस्वरूप वित्त पोषण की लागत में कई तरीकों से कमी आ सकती हैं। क्योंकि इसके बाद संदर्भ दरों की गणना अधिक बेहतर और पारदर्शी तरीके से होगी। इसके अलावा ऋण देने की लागत में भी कमी दूसरा इसका लाभ है। इसके परिणाम स्वरूप उधार देने वालों और निवेशकों द्वारा कम ब्याज दर यानी कि ब्याज दर स्प्रेड की मांग की जा सकती है। इससे ऋणी या उधारकर्ताओं के लिए ऋण देने की लागत कम हो सकती है। इसके अलावा लाइबोर प्रीमियम के समाप्त होने से ग्राहकों और क्लाइंट्स को भी लाभ होगा। गौरतलब है कि लाइबोर से जुड़ी संभावित अस्थिरता व अनिश्चितता की भरपाई के लिए ग्राहकों और क्लाइंट्स से वसूले जाने वाले ब्याज दरों में कई बार लाइबोर प्रीमियम भी शामिल कर लिया जाता था। इससे कुल ब्याज दर बढ़ जाती थी। अधिक प्रतिस्पर्धा, ये भी लाभ हैं। वैकल्पिक संदर्भ दरों की शुरुआत से संदर्भ दरों के लिए ब्याज दर में अधिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है। इससे वित्तीय उत्पादों का अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण हो सकता है।
भारत में लाइबोर से ट्रांजैक्शन के दौरान स्थिति समझेंगे, उससे पहले हम समझ लेंगे FBIL यानी कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर ये समझेंगे हम। तो FBIL जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसको कहते हैं FBIL। इसकी उत्पत्ति, इसका गठन जो है 2014 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया था। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था। इसका स्वामित्व संयुक्त रूप से फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि FIMMDA, फिम्मडा यानी फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि फेडाई, और इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि IBA के पास है। ठीक है, इसका स्वामित्व किस किस के पास है? एक तो फिम्मडा के पास, इसके अलावा फेडाई के पास, इसके अलावा IBA। फिम्मडा क्या है? फिम्मडा FIMMDA। ठीक है, इसका स्वामित्व किसके पास है? फिक्स्ड इनकम FI हो गया, मनी मार्केट MM हो गया, एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन यानी कि DA हो गया। तो फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन को फिम्मडा कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FEDAI, FED यानी फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स FED और एसोसिएशन ऑफ इंडिया AI, और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के पास हैं। इसका स्वामित्व किसका? FBIL का यानी फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। इसका उद्देश्य भारत में मुद्रा बाजार और सरकार प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा से संबंधित बेंचमार्क विकसित करना और उस पर नज़र रखना है। विनियमन, FBIL को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। ये अपने द्वारा जारी किए गए बेंचमार्क से संबंधित सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे मत या राय के जरिए जुटाए गए डेटा और बाजार डेटा का संग्रह और प्रस्तुतिकरण। इसके अलावा बेंचमार्क की गणना संबंधी पद्धतियों का निर्माण, उन्हें अपनाना और समय समय पर उसकी समीक्षा करना, और बेंचमार्क की गणना, प्रकाशन और उस पर नज़र रखना, ये भी जो है इसका कार्य है FBIL का यानी कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस दौरान अब समझते हैं भारत में लाइबोर से ट्रांजिशन के दौरान स्थिति क्या है। लाइबोर से जुड़े जोखिम इसमें शामिल है। इसके अलावा वैकल्पिक संदर्भ दरें भी हमारे पास हैं। तो देखिए, भारत का इससे संबंधित जोखिम वस्तुतः लाइबोर व्यवस्था से जुड़े ऋण अनुबंधों और विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों यानी कि FNCRAB की फ्लोटिंग और अस्थायी ब्याज दरों और डेरिवेटिव्स के मामले में है। दूसरा है वैकल्पिक संदर्भ दरें यानी कि अल्टरनेटिव रेफरेंसेस रेट ARR जो है हमारे पास हैं। RBI ने ARR की एक प्रणाली स्थापित की है। यह प्रणाली बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन के लिए ब्रिटिश पाउंड की बजाय मुद्राओं की एक बास्केट से दरें चुनने की सुविधा प्रदान करेगी। RBI ने फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि FIBL द्वारा प्रशासित महत्वपूर्ण बेंचमार्क की सूची में MY4 को शामिल किया है। MY4 समायोजित सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट SOFR पर आधारित होगा। इसके अलावा एक बिंदु है फॉल बैक क्लॉज। ये क्या समझते हैं? RBI ने उन सभी पुराने वित्तीय अनुबंधों में फॉल बैक क्लॉज को शामिल करने पर जोर दिया है जिनमें संदर्भ दर के तौर पर लाइबोर या MY4 का प्रयोग हुआ है। चूँकि इस संदर्भ दर का अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए फॉल बैक क्लॉज संशोधित शर्तों के लिए एक समझौता के समान है। यह पारदर्शिता और निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है। लाइबोर का इस्तेमाल नहीं करने से जुड़ी चुनौतियाँ। लाइबोर की जगह उपयुक्त ARR की पहचान करना और उन्हें पहचानना। कई देशों और बाज़ारों ने अलग अलग ब्याज दरों का चयन किया है, जैसे US में SOFR और जापान में टाइबोर है आदि। फॉलबैक का समाधान करना। दूसरी चुनौती है फॉलबैक का समाधान। जैसे जैसे मुद्रा बास्केट व्यापक होती जाती है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने विशेष उत्पादों और अनुबंधों के लिए ARR की उपयुक्तता का आकलन करने की आवश्यकता होती है। ऐसे अनुबंधों के फॉलबैक से बचने के लिए किया जाता है। इन प्रावधानों को अपडेट करना जटिल हो सकता है
इसमें कानूनी कार्यान्वयन संबंधी दस्तावेजीकरण से जुड़े परिवर्तन शामिल हैं। लाइबोर के अन्य विकल्प देखते हैं। लाइबोर का अन्य विकल्प के रूप में है यूएसए सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट SOFR। इसके अलावा टाइबोर इसमें शामिल है। इसके अलावा साइबोर के अलावा शाइबोर भी इसमें शामिल है। शाइबोर, टाइबोर, लाइबोर और माइफोर। यूएसए का सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट यानी कि SOFR। इसके अलावा यूरोप का जो है यूरोपियन इंटरबैंक ऑफर्ड जो हैं वो भी, जिसको हम फ्यूरीबोर कहते हैं। जापान में जो है टोक्यो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट टाइबोर। और इसके अलावा चीन का शंघाई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट यानी कि शाइबोर, शंघाई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। और भारत का मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट यानी कि MI4 भी इसमें शामिल हैं। अब हम तीसरी सुर्खी की ओर बढ़ते हैं। तीसरी सुर्खी का नाम है उदारीकृत विप्रेषण योजना, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS कहते हैं इसको शॉर्ट में हम। तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या है इसको समझते हैं, और इसमें बहुत सारी जो हैं चीज़ें समझ में आएंगी हमें। मुझे लगता है कि हमने पिछला टॉपिक जो है उसको थोड़ा सा मिस कर दिया था। खैर, इसको हम अब तीसरे बिंदु को ध्यान से समझते हैं। उदारीकृत विप्रेषण योजना, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारतीय निवासियों द्वारा विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिए से भेजे जाने वाले क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च को भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत विप्रेषण योजना LRS में शामिल कर दिया है। क्या किया है हाल ही में? केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है उसने भारतीय निवासी जो थे उन भारतीय निवासियों द्वारा विदेशों में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की उदारीकृत विप्रेषण योजना में शामिल कर दिया है। गौरतलब है कि LRS के तहत एक वित्तीय वर्ष में $2.5 लाख तक विप्रेषण की अनुमति है। $2.5 लाख विप्रेषण करते विदेशों में पैसा भेजने या खर्च करने की अनुमति। अब सबसे पहले LRS के बारे में समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं TCS क्या है। TCS क्या है देखिएगा। TCS एक प्रकार का कर है। TCS की फुल फॉर्म क्या है? TCS की फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एक प्रकार का कर है जो विक्रेता द्वारा चयनित वस्तुओं एवं सेवाओं के खरीदारों से वसूला जाता है। विदेशी विप्रेषण लेन देन के संदर्भ में यह कर तब वसूला जाता है जब कोई व्यक्ति विदेश में पैसा भेजता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में शिक्षा व स्वास्थ्य उपचार हेतु 7 लाख रुपए से अधिक के विदेशी विप्रेषण के लिए 5% TCS को लागू करने का प्रस्ताव है। इसी तरह इसमें वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से 7 लाख रुपए से अधिक विदेशी विप्रेषण पर 0.5% TCS में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव इसमें है। ठीक है। वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के माध्यम से वित्तीय संस्थानों से ऋण जो है उसके माध्यम से शिक्षा के लिए 7 लाख रुपए का प्रस्ताव, 7 लाख रुपए से अधिक विदेशी विप्रेषण पर जो है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय बजट 2023-24 में शिक्षा स्वास्थ्य हेतु 7 लाख रुपए से अधिक के विदेशी विप्रेषण के लिए 5% TCS को लागू करने का प्रस्ताव यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए है। जबकि ध्यान दीजिएगा कि वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से शिक्षा के लिए, अगर वित्तीय संस्थानों से ऋण ले रखा उसके माध्यम से शिक्षा के लिए देखें तो 7 लाख रुपए से अधिक के विदेशी विप्रेषण पर 0.5% TCS में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव इसमें शामिल है। हालांकि LRS के तहत अन्य उद्देश्यों हेतु LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम
उदारीकृत विप्रेषण योजना इसको कहते हैं। उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत अन्य उद्देश्यों हेतु विदेशी विप्रेषण और विदेशी यात्रा संबंधी खर्च के लिए 7 लाख रुपये की सीमा हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए TCS को 5% से बढ़ा करके 20% करने का प्रस्ताव इसमें शामिल है। तो अब हम समझेंगे LRS क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। अब तक निवासी भारतीय विदेशों में क्रेडिट कार्ड के उपयोग को विप्रेषण संबंधी $2.5 लाख की सीमा $2.5 लाख की सीमा से बाहर रखा गया था। अब तक क्रेडिट कार्ड धारकों को ये छूट विदेशी मुद्रा प्रबंधन चालू खाता लेन देन अधिनियम जो 2003 है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम, चालू खाता लेन देन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन कोष्ठक में चालू खाता लेन देन 2000 के तहत मिली हुई थी। क्रेडिट धारकों को ये छूट मिली हुई थी। ये देखिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन चालू खाता लेन देन नियम क्या है, इसको हम कहते हैं FEMCAT, फेमकैट। फेमकैट का अर्थ क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, और कैट का मतलब है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000 में ये 2000 में रूल बना था। इसके तहत क्रेडिट धारकों की छूट मिली हुई है। $2.5 लाख से अधिक सीमा से बाहर रखा गया था। गौरतलब है कि विदेशों में डेबिट कार्ड से होने वाले लेन देन में LRS में पहले ही शामिल किया जा चुका है। विदेशों में जो डेबिट कार्ड से होने वाले लेन देन है उसको LRS में पहले ही शामिल किया जा चुका है। तो इस स्कीम में पहले ही शामिल किन को किया जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। विदेशों में डेबिट कार्ड से होने वाले लेन देन जो है उनको पहले ही LRS में शामिल किया जा चुका है। इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति देखे हैं LRS के बारे में, तो यह विनियमन धनाढ्य व्यक्तियों यानी कि HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स द्वारा विदेशों के दौरान किए जाने वाले खर्च को प्रभावित करेगा। इस विनियमन के चलते अब क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले विदेशी खर्च के विवरण की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंपनी होगी। FEMCAT नियम जो हैं, इन नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किया गया है। तो FEMCAT नियम जो हैं ये फेमा के तहत किया गया है। फेमा जो है अधिनियम, ये एक्ट जो है 1999 में लाया गया था, और इस फेमा एक्ट के ज़रिए से ये रूल लाया गया है, फेमकैट रूल, FEMCAT रूल, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000। तो 2000 में ये रूल लाया गया है, फेमकैट का रूल, और फेमा एक्ट के ज़रिए से लाया गया है। फेमा को हम क्या कह सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा एक्ट ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 है। इस अधिनियम के तहत जो है फेमकैट नियम लाया गया है। फेमा के तहत सभी निवासी भारतीय किसी भी चालू खाते के लेन देन हेतु विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें ऐसे लेन देन शामिल नहीं होते हैं जिनके लिए केंद्र सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा की निकासी पर प्रतिबंध लगाया गया हो। LRS योजना 2004 में शुरू की गई थी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा विदेशी मुद्रा विनियमों को उदार बनाना और विदेशों में भारतीय निवासियों द्वारा धन के सुचारू हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना है। LRS के तहत सभी निवासी व्यक्तियों को अनुमति प्राप्त किसी भी चालू या पूंजी खाते लेन देन द्वारा दोनों के जरिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में $2.5 लाख तक के विप्रेषण की अनुमति मिलेगी। इस सीमा से ऊपर कोई भी विप्रेषण करने के लिए RBI की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। सरल शब्दों में कहें तो यदि विप्रेषण इससे अधिक हैं तो उसके लिए RBI से पहले मंजूरी लेनी पड़ती है। यह योजना कॉरपोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, HUF, हफ, इसके अलावा ट्रस्ट आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। विप्रेषण किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में किया जा सकता है। अब हम समझेंगे प्रतिबंधित विप्रेषण और स्वीकार्य योग्य विप्रेषण दोनों को। तो प्रतिबंधित बनाम स्वीकार्य योग्य विप्रेषण यानी कि प्रोहिबिटेड रेमिटेंस और इसके अलावा परमिसिबल रेमिटेंस। तो प्रोहिबिटेड रेमिटेंस क्या है, समझते हैं इसको। फेमकैट जो रूल है 2000 में जिसको लाया गया है, उस रूल को फेमा एक्ट के ज़रिए से तो फेमकैट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नियमों की अनुसूची के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित या अनुसूची 2 के तहत प्रतिबंधित विप्रेषण
प्रतिबंधित विप्रेशन में शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे देशों के फॉरेन एक्सचेंज में व्यापार के उद्देश्य से विप्रेशन पर प्रतिबंध हैं। FATF में जिन देशों को गैर सहयोगी देश घोषित किया गया है वहाँ पूंजी खाता विप्रेशन पर प्रतिबंध हैं। वहाँ पर जो पूंजी खाता विप्रेशन है उस पर प्रतिबंध है। जिन व्यक्तियों और संस्थाओं की ओर से ये जोखिम है वे आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं, उनके विप्रेशन पर प्रतिबंध है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा में किसी अन्य निवेशी को उपहार देने के लिए भी प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया है। स्वीकार्य या परमिसिबल रेमिटेंस क्या है? नेपाल व भूटान को छोड़कर किसी भी देश की निजी यात्रा के लिए विप्रेशन पर प्रतिबंध है। नेपाल भूटान को छूट है, इसके अलावा बाकी सब प्रतिबंध है। इसके अलावा उपहार या दान के लिए विप्रेशन पर प्रतिबंध है। यदि कोई रोजगार के लिए विदेश जाता है तो उस स्थिति पर विप्रेशन पर प्रतिबंध है। ठीक है, मतलब विप्रेशन प्रतिबंध नहीं है, मतलब क्षमा कीजिएगा, नेपाल और भूटान को छोड़कर किसी भी देश की या निजी यात्रा के लिए विप्रेशन पर प्रतिबंध नहीं है। नेपाल और भूटान को छोड़ दें तो वहाँ पर विप्रेशन पर प्रतिबंध है, बाकी जगह प्रतिबंध नहीं है। उपहार व दान के लिए विप्रेशन पर प्रतिबंध नहीं है। यदि कोई रोज़मर्रा के लिए विदेश जाता है तो उस स्थिति में विप्रेशन प्रतिबंध नहीं है। यदि कोई प्रवासी के तौर पर विदेश जाता है तो उस स्थिति में विप्रेशन पर प्रतिबंध नहीं है। विदेश में रह रहे अपने सगे संबंधियों के भरण पोषण के लिए विप्रेशन पर प्रतिबंध नहीं है। व्यवसाय या कॉन्फ्रेंस या विशेष प्रशिक्षण या इलाज के लिए विदेश यात्रा करने की स्थिति में विप्रेशन पर प्रतिबंध नहीं है। विदेश में पढ़ाई के खर्चों के लिए विप्रेशन पर प्रतिबंध नहीं है। तब आप विप्रेशन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, प्रतिबंध आप पर नहीं है। अब हम समझेंगे बीमा क्षेत्रक यानी इंश्योरेंस सेक्टर को। बीमा क्षेत्रक इंश्योरेंस सेक्टर बीमा क्षेत्रक इंश्योरेंस सेक्टर क्या है? हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के प्रमुख ने बताया है कि बीमा ट्रिनिटी नामक एक योजना शुरू करने पर काम चल रहा है। इसे जनरल और जीवन बीमा कंपनियों के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है। तो ऐसा किसने बताया? बीमा ट्रिनिटी नामक एक योजना शुरू करने पर काम हो रहा है, ये बताया है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के प्रमुख ने। तो सबसे पहले हम समझते हैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की फुल फॉर्म, जिसको IRDAI हम कहते हैं। उसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कहते हैं, उसमें उसके प्रमुख ने कहा है कि बीमा ट्रिनिटी नामक योजना की बात हो रही है। बीमा वाहकों के लिए दिशा निर्देशों का ड्राफ्ट। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने बीमा वाहकों के लिए दिशा निर्देशों का एक ड्राफ्ट जारी किया है। बीमा वाहक संबंधी दिशा निर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य एक समर्पित वितरण चैनल स्थापित करना है। IRDAI ने बीमा वाहकों के लिए दिशा निर्देशों का ड्राफ्ट जारी किया है और बीमा वाहक संबंधी दिशा निर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक समर्पित वितरण चैनल स्थापित करना। यह प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा समावेशन की ओर बढ़ाने और जागरूकता फैलाने पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य देश के हर कोने में बीमा की पहुंच और उपलब्धता में सुधार करना है। ये दिशा निर्देश दो प्रकार के बीमा वाहकों को परिभाषित करते हैं। एक तो कॉरपोरेट बीमा वाहक, एक व्यक्तिगत बीमा वाहक। तो कॉरपोरेट बीमा वाहक कौन होते हैं और व्यक्तिगत बीमा वाहक कौन होते हैं? कॉरपोरेट बीमा वाहक, इसमें भारतीय कानूनों के तहत पंजीकृत और बीमा कंपनियों द्वारा नियुक्त कानूनी संस्थाएं शामिल होंगी, वो कॉरपोरेट बीमा वाहक हो जाएंगी। और व्यक्तिगत बीमा वाहक इसे बीमा कंपनियों या किसी कॉरपोरेट बीमा वाहक द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, बीमा वाहकों को सौंपी गई गतिविधियों के दायरे शामिल हैं। बीमा वाहकों को जो सौंपी गई गतिविधियाँ हैं उनमें कौन शामिल है, क्या शामिल है? बीमा वाहकों को दी गई गतिविधियों में शामिल है बीमा प्रस्ताव की जानकारी एकत्र करना। इसके अलावा नो योर कस्टमर का पालन सुनिश्चित करना। इसके अलावा नीतिगत समन्वय और बीमा संबंधी समर्थन देना। इसके अलावा दावों यानी क्लेम्स से संबंधित सेवाएं प्रदान करना। इसके अलावा प्रीमियम भुगतान प्रक्रियाओं को सुगम बनाना। ये सब जो हैं बीमा वाहकों को सौंपी गई गतिविधियों में शामिल है।
अब हम समझेंगे बीमा ट्रिनिटी के बारे में। बीमा ट्रिनिटी में क्या शामिल है, बीमा ट्रिनिटी क्या है, इसके 3 घटक हैं। देखिए, बीमा ट्रिनिटी एक परियोजना है। इसमें क्या घटक शामिल है? पहला, बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। बीमा सुगम क्या है? यह बीमाकर्ताओं और वितरकों को एकीकृत करने वाला एक प्लेटफॉर्म होगा। यह ग्राहकों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। ग्राहक इसी पोर्टल की सहायता से बीमा सेवाओं के लिए अनुरोध कर सकते हैं और दावों का निपटान करा सकते हैं। इसके अलावा बीमा विस्तार, इसके तहत जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और जनहानि या दुर्घटनाओं के संयुक्त जोखिम को कवर कर लिया जाएगा। प्रत्येक जोखिम के लिए लाभ परिभाषित होंगे। इस भुगतान सर्वेक्षणकर्ताओं की आवश्यकता इनका भुगतान सर्वेक्षणकर्ताओं की आवश्यकता के बिना सामान्य से अधिक तेज गति से किया जा सकता है। इनका भुगतान सर्वेक्षणकर्ताओं की आवश्यकता के बिना सामान्य से अधिक तेजी से भुगतान किया जा सकता है। बीमा वाहक देखें, तीसरा इसका जो घटक है बीमा ट्रिनिटी परियोजना का, तो प्रत्येक ग्राम सभा में महिला केंद्रित कर्मी मौजूद रहेंगी जैसे बीमा वाहक के रूप में। इसके अलावा प्रत्येक घर की बड़ी महिला से मिलकर उन्हें समग्र बीमा उत्पाद के लाभों के बारे में जानकारी देंगी। अन्य प्रस्तावित उपाय देखें तो बीमा ट्रिनिटी से संभावित लाभ क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे इनके लाभों को, ध्यान दीजिएगा। बीमा ट्रिनिटी से अंततः बीमा कवरेज में भी वृद्धि होगी जिससे अधिक से अधिक लोग बीमा कवरेज का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा इसमें बीमा संबंधी क्लेम सेटलमेंट को सुव्यवस्थित करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे बीमा उद्योग में विविधता आएगी और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों और वहाँ के लोगों के लिए बीमा सेवा प्रदान करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा इसके चलते स्वास्थ्य, जीवन व परिसंपत्ति बीमा के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति व्यापक कवरेज प्रदान करने वाले सस्ते बीमा उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इससे संबंधित अन्य प्रस्ताव देखें तो इसमें पहला है राज्य स्तरीय समितियां और मूल्य वर्धित सेवाएं। IRDAI राज्य स्तरीय बीमा समितियों के गठन पर विचार कर रहे हैं और राज्य सरकारों के साथ सहयोग करते हुए ये समितियां स्थानीय स्तर पर बीमा समाधान प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय योजनाएं तैयार करेंगी। ये आबादी की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करेंगी। इसके अलावा दूसरा है नई मूल्य वर्धित सेवाएं। IRDAI बीमा कानूनों में संशोधनों को प्रस्तावित करने पर विचार कर रहा है। इसके तहत बीमाकर्ताओं को जिम या योग की सदस्यता तथा नर्सिंग सेवाओं जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम बनाएगा। अब हम देखते हैं भारत में बीमा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति। कुल प्रीमियम देखिए, प्रीमियम की कुल मात्रा के आधार पर भारत का बीमा क्षेत्र वैश्विक स्तर पर 10वां सबसे बड़ा बाजार है। इसकी अनुमानित बाजारी हिस्सेदारी 1.9% है। आगामी दशक में भारत का तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभर सकता है भारत। बीमा घनत्व देखें तो भारत में यह 2001 में $11.1 से बढ़कर के 21 तक आते आते $91 तक पहुंच गया है। 11 से बढ़कर 51 तक आ गया। इसमें जीवन बीमा का हिस्सा $69 और गैर जीवन बीमा का हिस्सा $22 इसमें शामिल है। बीमा पैठ की बात करें तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, भारत में बीमा पैठ लगातार बढ़ रहे हैं। यह वर्ष 2000 में 2.7% से बढ़कर के 2021 में 4.2% तक पहुंच गया है। जीवन बीमा क्षेत्र में बीमा पैठ की दर 2021 में 3.2% थी। यह दर उभरते बाजारों की तुलना में दोगुनी वैश्विक औसत से थोड़ी अधिक है। भारत में बीमा क्षेत्र में वृद्धि के चालक, भारत दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार है और 2032 तक ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा बीमा बाजार बनने की ओर अग्रसर है। बीमा क्षेत्र की वृद्धि के प्रमुख चालक निम्नलिखित हैं। अनुकूल जनसांख्यिकी, 2020 में भारत की 55% आबादी 20 से 59 वर्ष कार्यशील जनसंख्या उसमें 20 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में थी। 55% आबादी तो 20 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में थी और 2025 तक ये आबादी 56% तक पहुंच सकती हैं। यह आंकड़े भारत में बीमा योग्य एक युवा आबादी की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा व्यापक मध्यम वर्ग का विस्तार देखें तो 2030 तक भारत की आबादी में मध्यम आय वाले 14 करोड़ और उच्च आय वाले 2.1 करोड़ परिवार जुड़ जाएंगे। ये भारतीय बीमा क्षेत्र की मांग और वृद्धि दोनों को गति प्रदान करते हैं। शब्दावली को समझें तो बीमा पैठ, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, किसी दिए गए
वर्ष में कुल बीमा प्रीमियम का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात बीमा पैठ कहलाता है। बीमा घनत्व इंश्योरेंस डेंसिटी किसी दिए गए वर्ष में कुल बीमा प्रीमियम और उस देश की संपूर्ण जनसंख्या के बीच का अनुपात बीमा घनत्व कहलाता है। तो कुल बीमा प्रीमियम और उस देश की संपूर्ण जनसंख्या, बीमा प्रीमियम और जनसंख्या का अनुपात जो है बीमा घनत्व कहलाता है। अब हम समझेंगे IRDAI क्या है। मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको अभी बताई थी, IRDAI की फुल फॉर्म। तो IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये IRDAI हैं। IRDAI के संदर्भ में हम जान लेते हैं सबसे पहले। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसका हेडक्वार्टर जो है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। ठीक, IRDAI का वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के तहत कार्यरत है ये। इसे संसद ने IRDAI अधिनियम 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया है। वैधानिक है, संवैधानिक निकाय नहीं है। सौंपे गए कार्य देखें IRDAI के, तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कार्यों में है बीमा कंपनियों, पुनर्बीमा कंपनियों और बीमा मध्यवर्तियों को लाइसेंस प्रदान करना और इसके लाइसेंस का नवीनीकरण करना। इसके अलावा IRDAI यानी कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का दूसरा काम है पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना। इसके अलावा बीमा कंपनियों, पुनर्बीमा कंपनियों और बीमा व्यवसाय से जुड़े पेशेवर संगठनों द्वारा धन के निवेश को विनियमित करना। इसके अलावा बीमा व्यवसाय से जुड़ी संस्थाओं का निरीक्षण, पूछताछ और जांच करना भी इस प्राधिकरण का, इस अथॉरिटी का काम है, जिसको IRDAI एक्ट 1999 के तहत विकसित किया गया है। IRDAI द्वारा विनियमित संस्थाएं देखें तो जीवन बीमा कंपनियां, सामान्य बीमा कंपनियां। जीवन बीमा कंपनियां क्या हैं? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्र की कंपनियां इसमें शामिल हैं जीवन बीमा कंपनियों में। और सामान्य बीमा कंपनियां देखें तो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियां इसमें शामिल हैं। ठीक है, दोनों क्षेत्र की कंपनियां दोनों में शामिल है। जीवन बीमा कंपनियों में भी और सामान्य बीमा कंपनियों दोनों में ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की दोनों कंपनियां शामिल हैं। पुनर्बीमा कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो दूसरी बीमा कंपनियों का बीमा करती हैं। एजेंसी चैनल, इसके अलावा मध्यवर्ती संस्थाएं जैसे कॉरपोरेट एजेंट, ब्रोकर्स आदि जो हैं IRDAI द्वारा विनियमित संस्थाएं हैं। उनमें एक तो जीवन बीमा कंपनियां भी हैं, सामान्य जीवन बीमा कंपनियां भी हैं। जीवन बीमा कंपनियां, सामान्य बीमा कंपनियां और पुनर्बीमा कंपनियां, एजेंसी चैनल, इसके अलावा मध्यवर्ती संस्थाएं सभी जो है IRDAI द्वारा विनियमित संस्थाएं होती हैं। बीमा क्षेत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को समझते हैं। तो इनके समक्ष चुनौतियां हैं, बीमा पॉलिसी की शर्तों में लचीलेपन का अभाव है। अगले 5 वर्षों में बीमा पैठ को दोगुना करने के लिए इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की आवश्यकता है। इसके अलावा ग्राहकों के बीच जागरूकता की कमी है। इसके अलावा बीमाकर्ताओं की ग्रामीण भागीदारी बहुत कम है। इसके अलावा बीमा कवरेज बहुत कम है। भारत में बीमा पैठ और बीमा घनत्व दोनों कम है। बीमा क्षेत्र के विद्यमान चुनौतियों में अगली चुनौती हैं बीमा अनुबंधों की जटिल व अस्पष्ट भाषा है। इसके कारण बीमा क्षेत्र में उपभोक्ता शिकायतों से जुड़े मुकदमों की संख्या बहुत अधिक यहाँ पर है। अब हम समझते हैं बीमा क्षेत्र का, भारत में बीमा क्षेत्र वृद्धि के चालक हैं। तो पहले हैं अनुकूल जनसांख्यिकी, दूसरा है व्यापक मध्यम वर्ग का विस्तार। 2020 तक जो है आबादी 55% थी और 2025 तक 56% तक जो है आबादी जो है जिनकी आयु 20 से 59 वर्ष के बीच में ऐसी आयु है, इसलिए अनुकूल जनसांख्यिकी है। और व्यापक मध्यम वर्ग का विस्तार देखें 2030 तक जो आबादी में मध्यम आय वाले 14 करोड़ लोग थे और उच्च आय वाले 2.1 करोड़ लोग 2030 तक हो जाएंगे। तो ये व्यापक मध्यम वर्ग का विस्तार यहाँ पर भी है। इसके अलावा डिजिटल व्यवहार पैटर्न देखें तो डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करने से नागरिकों के साथ साथ एजेंटों की भी सहायता बढ़ी है। गौरतलब है कि लगभग आधे से अधिक बीमाकर्ताओं के बीमाओं का नवीनीकरण वर्चुअल तरीके से हो रहा है। इसके अलावा महामारी के कारण मांग पैटर्न में बदलाव आया है। कोविड-19 के चलते डिजिटल साधनों को अपनाने में तेज़ी आई है। इसके कारण बीमा पैठ की दर में वृद्धि के साथ साथ लोगों के बीच बीमा को लेकर के जागरूकता भी बढ़ी है। सरकारी पहलें देखें तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 23 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। 23 करोड़। अन्य
पहलों में शामिल हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये सब इसमें शामिल हैं। निवेश के उदाहरण, निवेश के अवसर देखें तो इस क्षेत्र में 2013 से 14 में जो थे और 2021 से जो 22 है, इनके बीच में निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रवेश से सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों की हिस्सेदारी में क्या आई है, गिरावट आई है। और ये गिरावट जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा दोनों क्षेत्रों में दर्ज की गई हैं। और सरकार ने घरेलू बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का स्तर भी 49 से बढ़कर के 74 कर दिया है सरकार ने। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं इससे? तो IRDAI अपनी बीमा ट्रिनिटी योजना की सहायता से बीमा उद्योग में एक मूलभूत परिवर्तन यानी कि UPI जैसा कोई परिवर्तन लाना चाहता है। इससे सामान्य बीमा और जीवन बीमा से जुड़ी कंपनियों के साथ सहयोग आवश्यक होगा। इस ऑल इन वन पॉलिसी योजना को लागू कर और बीमा कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों के जरिए IRDAI ने भारत में बीमा संबंधी मौजूदा कमियों को दूर करते हुए बीमा कवरेज में काफ़ी अधिक वृद्धि की आशा व्यक्त की है। यह कदम 2047 तक सभी के लिए बीमा के IRDAI लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद करेगा। भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो जो है इसको हम समझते हैं, फिर जनसंख्या के लाभांश अगले बिंदु की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये IIB क्या है? इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया।